नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन पर्सन पर। अगर आप CRPF या CISF ट्रेडमैन 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम ऐसे टॉप 25 क्वेश्चन हल करेंगे जिनमें से कई प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं और इसी प्रकार के प्रश्न इस बार भी आपकी भर्ती परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। मेरा अनुरोध है कि वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए, हर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपका लक्ष्य CRPF या CISF ट्रेडमैन में सिलेक्शन पाना है तो इस पूरी वीडियो सीरीज को लगातार लास्ट तक जरूर देखिए। ठीक है, लास्ट तक इस वीडियो सीरीज के साथ जुड़े रहिए। मैं आशा करता हूं आप अपने रिटन एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आइए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, जो भी बच्चे हमारे चैनल एजुकेशन पर्सन पर अभी नए आए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं आज का अपना पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखते हैं दोस्तों आज का हम अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, मैथिली, भोजपुरी और मगही बोलियां किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती हैं? कौन सी? मैथिली, भोजपुरी और मगही जो बोलियां हैं यह किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती हैं? सभी लोग कमेंट में आंसर बताएंगे इसका। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर राजस्थानी हिंदी? जल्दी बताएंगे। मैथिली, भोजपुरी और मगही जो बोलियां हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं? तो सभी को पता है बिहारी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाड़ौती बोली मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? कौन सी? हाड़ौती बोली किस राज्य में बोली जाती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर हरियाणा? तो इसका राइट आंसर क्या है? हाड़ौती बोली का संबंध दोस्तों आपका राजस्थान राज्य में बोली जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तल्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी बताएंगे इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का एक शब्द दिया हुआ है तल्लीन, तो इसका सही संधि विच्छेद इसमें से क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट में बताएंगे तल्लीन का सही संधि विच्छेद। तल धन लीन, तत धन लीन, ततः धन लीन या फिर तल धन ईन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तल्लीन का सही संधि विच्छेद क्या है दोस्तों? तो इसमें आपको सही सही दिखाई दे रहा है कि तल्लीन का सही संधि विच्छेद ऑप्शन बी हो जाएगा, तत धन लीन। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यथाविधि शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे। यथाविधि शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, अव्ययी भाव समास है या फिर बहुव्रीहि समास है? तो कौन सा समास है यथाविधि में? तो सभी को पता होगा जिस भी शब्द के शुरुआत में अव्यय दिखाई दे जाए तो वहाँ पर हमेशा कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, तो अब यथाविधि में भी अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो जल्दी बताना है आपको। एक शब्द दिया हुआ है अंताक्षरी, तो अंताक्षरी कौन से ऑप्शन में सही लिखा हुआ है वो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर सभी लोग बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अंताक्षरी, अंत्याक्षरी। तो ऑप्शन सी में बिल्कुल सही लिखा हुआ है, देख लेना है। ऑप्शन सी का जो अंत्याक्षरी लिखा हुआ बिल्कुल सही वर्तनी में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अर्वाचीन का सही विलोम शब्द क्या होगा? किसका? अर्वाचीन एक शब्द दिया हुआ है, तो इसका सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अर्वाचीन का नवीन होगा, प्राचीन होगा, वर्तमान होगा या फिर आधुनिक होगा? जल्दी बताएं। अर्वाचीन का सही विलोम क्या होगा? तो अर्वाचीन का सही विलोम होता है दोस्तों प्राचीन। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से कौन सा शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं है? याद रखना किसका? यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा शब्द नहीं है बताना है। ठीक है, तो जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 का कालिंदी है, अर्कजा है,
कृष्णा है या फिर जाह्नवी है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो यमुना का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ में, जाह्नवी जो ये यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जातियों में दाल बांटना, सॉरी जातियों में नहीं, जूतियों में दाल बांटना, जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? जल्दी बताओ। जूतियों में दाल बांटना, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? दुखी होना, अपमान करना, चापलूसी करना या फिर आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इस मुहावरे का अर्थ बताइए जल्दी से। जूतियों में दाल बांटना। तो इसका राइट आंसर जाता है आपस में लड़ाई झगड़ा करना। जूतियों में दाल बांटना, इसका मतलब है आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। जिसके पास कुछ भी ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द जल्दी से बताइए। जिसके पास कुछ ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जल्दी बताइए। अंकिचन होगा, दरिद्र होगा, निर्धन होगा या फिर गरीब होगा। जिसके पास कुछ भी ना हो तो उसे हम बोलते हैं दोस्तों अंकिचन। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। करपट, क्या करपट किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? तो इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से। करपट किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे कपाट, कपट, कपड़ा या फिर कपूर। तो करपट जो है ये किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है, या फिर आप ऐसे बता सकते हैं करपट का आपको तद्भव बताना है। तो इसका राइट आंसर सभी लोग बताएंगे करपट का क्या बताना है? तद्भव रूप बताना है। तो इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों करपट जो ये कपड़ा का तत्सम रूप है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। करपट क्या है? तत्सम हो गया, और इसका तद्भव पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा? आपका कपड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। पीपर पात सरिस मन डोला, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट में बताइए आप लोग। पीपर पात सरिस मन डोला, तो कौन सा अलंकार है इसमें? रूपक अलंकार है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है या फिर यमक अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर सभी लोग बताओ। पीपर पात सरिस मन डोला, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जाता दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें पहचान किससे होती है? ये सरिस से होती है, सरिस जन। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? किसका? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? जल्दी बताओ। भय होगा, विस्मय होगा, क्रोध होगा या फिर जिगुप्सा होगा। तो रौद्र का स्थायी भाव क्या है इनमें से? तो रौद्र का स्थायी भाव हो जाएगा दोस्तों आपका क्रोध। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निर्विकार शब्द में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? जल्दी बताइए। निर्विकार शब्द में उपसर्ग आपको बताना है, तो निर्विकार में आपको उपसर्ग बताना है। जल्दी बताइए इसमें उपसर्ग कौन सा है? नि, निर, निहि या फिर नीर। तो कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है निर्विकार में? कमेंट में बताएं इसका राइट आंसर। तो सभी को दिख रहा है निर्विकार में निर आपको उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैसे लगा हुआ है? निर, आप संधि विच्छेद कर लिया करो, निर अलग हो गया और विकार एक शब्द, सॉरी मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, जैसे निर यहाँ पर हो गया अलग, निर एक शब्द अलग हो गया और ये विकार एक अलग शब्द हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? ये इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, इसीलिए इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये अगर पूछा जाए प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, तो प्रत्यय आप सभी मुझे कमेंट में बताइए। प्रत्यय आप विकार मत बता देना, गलत हो जाएगा। प्रत्यय नहीं है विकार, आप सभी कमेंट में बताइए इसमें प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है। इतने हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के अंत में जुड़ते हैं? जल्दी बताओ। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के अंत में जुड़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताएंगे। संज्ञा के अंत में, सर्वनाम के अंत में, विशेषण के अंत में या फिर क्रिया धातु के अंत में? जल्दी बताइए। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के अंत में जुड़ते हैं? तो सभी को पता होना चाहिए कृदंत प्रत्यय जो वो क्रिया धातु के अंत में लगे होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
15 निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें दोस्तों आपको अशुद्ध वाक्य पहचानना है। अशुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है, जल्दी से बताओ। मेरे पास केवल एक घड़ी है, वहाँ अनेकों लोग उपस्थित थे, मुझे आज बहुत काम है, उसने मुझे एक पुस्तक दी। तो कौन सा इसमें से एक अशुद्ध वाक्य है, जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वहाँ अनेकों लोग उपस्थित थे। तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अनेकों नहीं होता है, कहाँ पर मिस्टेक है, ये अनेकों नहीं होता, अनेक होता है। इसका ना तो बहुवचन बन सकता है ना ही बना हुआ है, ठीक है। हमेशा अनेकों नहीं होगा, इसका अनेक ही होगा। वहाँ पर अनेक लोग उपस्थित थे, ठीक है, तो अनेक ही इसका होता है। तो इसमें क्या कर दिया, अनेकों कर दिया, तो यहाँ पर इसमें गलती पाई गई है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, जल्दी बताओ। शब्द दिया हुआ है एक आपको नेता, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा। नेत्री होगा, नेतानी होगा, नेतिन होगा या फिर नेती होगा, जल्दी बताओ। नेता का स्त्रीलिंग इनमें से क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर जाता दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा, नेत्री। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन पर अभी नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को एक बार ज़रूर दबा लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सकें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, जिससे कि उन सभी बच्चों की भी बहुत अच्छी तैयारी हो सके जो अपने CISF या CRPF रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी बच्चे BSF की तैयारी कर रहे हैं ट्रेडमैन की, उसके लिए भी मैंने आपको प्रैक्टिस सेट चला रखे हैं। अभी तक आपने उसको ज्वाइन नहीं किया तो हिंदी और GK की प्रैक्टिस सेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे BSF से रिलेटेड। आप उनको एक बार ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको आपकी तैयारी और आपका स्कोर बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कितनी आपकी तैयारी चल रही है, ठीक है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, रावण ने राम को बाण से मारा, इस वाक्य में बाण से में कौन सा कारक है। तो बाण से में कौन सा कारक है, कहाँ पर पूछा है, यहाँ पर आपसे पूछा गया बाण से। तो बाण से में कौन सा कारक है, अपादान कारक है, संप्रदान कारक है, करण कारक है या फिर कर्म कारक है, जल्दी बताओ। तो इसमें कौन सा कारक है। तो बाण से मारा, कर्ता ने कर्म को करण से, तो क्या हो जाएगा, करण से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, करण कारक इसमें हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको 8-9 कारक होते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाएगा और बहुत ही ईजी क्वेश्चन यहाँ से होते हैं, ठीक है। तो याद कर लेना ये। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, अब चला जाए यह किस प्रकार का वाच्य है, जल्दी बताइए। अब चला जाए यह किस प्रकार का वाच्य है, कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या फिर इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताओ। अब चला जाए तो ये आपको भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, भाववाच्य, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, रिक्शा किस भाषा का शब्द है जो हिंदी में खूब प्रयोग होता है, जल्दी बताइए। रिक्शा जो ये किस भाषा का शब्द है, अरबी, जापानी, चीन या फिर पुर्तगाली, जल्दी बताओ। रिक्शा किस भाषा का शब्द है, कमेंट में बताएंगे इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ में। रिक्शा जो ये एक जापानी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, संकीर्ण का सही विलोम शब्द क्या है, जल्दी बताओ। शब्द दिया हुआ है आपके सामने एक संकीर्ण, तो इसका सही विलोम क्या होगा, विस्तार होगा, विस्तीर्ण होगा, संक्षेप होगा या फिर प्रकीर्ण होगा, जल्दी बताओ। संकीर्ण का सही विलोम क्या हो जाएगा। तो संकीर्ण का सही विलोम क्या होगा, विस्तीर्ण, ठीक है, विस्तीर्ण, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, संकीर्ण का सही विलोम हो जाएगा विस्तीर्ण, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सोना का पर्यायवाची है, किसका, सोना का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। हाटक है, रजत है, कृषाणु है या फिर अनल है, जल्दी बताओ। इनमें से कौन सा सोना का पर्यायवाची शब्द है, जल्दी बताओ। इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का, सोना का पर्यायवाची कौन सा शब्द है। तो
तो इसका राइट आंसर जाता है हाटक, ऑप्शन ए। ठीक है, इनमें से सोना का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? हाटक, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, जैसा कि आपको पता पैराग्राफ दिया हुआ है, 22 से 25 क्वेश्चन आपको इसी पैराग्राफ में से आंसर करने हैं। तो इस पैराग्राफ को हम पहले रीड कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से और इसी में से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। कैसे? इस पैराग्राफ में ही आपको सारी चीज़ें दी गई हैं, फिर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, गद्यांश के अनुसार प्रकृति और मानव का संबंध कैसा है? तो ये आपको इसका आंसर कहाँ मिलेगा? इसका आंसर आपको वहाँ पर गद्यांश में ही दिया गया है, पैराग्राफ में ही दिया गया है। तो देख लेते हैं इसका आंसर कहाँ पर दिया गया है और क्या इसका आंसर रहने वाला है। तो पहले पैराग्राफ को हम रीड कर लेते हैं। तो पैराग्राफ को देख लेते हैं। प्रकृति और मानव का संबंध बहुत पुराना और अटूट है। प्रकृति ने मनुष्य को वे सभी वस्तुएं प्रदान की हैं जो उसके जीवन यापन के लिए आवश्यक हैं। हवा, पानी, धूप, मिट्टी सब प्रकृति की देन है, परंतु आज मनुष्य अपने स्वार्थ और अंधाधुंध विकास की दौड़ में इस प्रकृति को बेरहमी से दोहन कर रहा है। ठीक है, जंगल की कटाई, प्रदूषण और प्रकृति संसाधनों का दुरुपयोग और एक गंभीर संकट को जन्म दे रहा है। यदि समय रहते हम नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ियों के लिए यह धरती रहने योग्य नहीं बचेगी। हमारा प्राथमिक कर्तव्य है कि हम प्रकृति का संरक्षण करें और पर्यावरण को हरा भरा बनाए रखें। ठीक है, तो 1 से 2 बार आपको पैराग्राफ बहुत अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था? गद्यांश के अनुसार प्रकृति और मानव का संबंध कैसा है? तो ये आपको पैराग्राफ में भी दिया हुआ था, अभी स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। प्रकृति और मानव का संबंध बहुत पुराना और अटूट है। ठीक है, तो इसी में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, प्रकृति और मानव का संबंध कैसा है। तो आपको क्या बताया गया था इसमें? पुराना और अटूट। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकृति और मानव का संबंध पैराग्राफ में भी बताया गया है, बहुत पुराना और अटूट संबंध है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। आज मनुष्य प्रकृति का बेरहमी से दोहन क्यों कर रहा है? पर्यावरण को हरा भरा बनाने के लिए? नहीं, अपने स्वार्थ और अंधाधुंध विकास के लिए। यही आपको दिया गया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही पैराग्राफ में आपको दिया हुआ है, अपने विकास और अंधाधुंध विकास के लिए पर्यावरण की बेरहमी से दोहन कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। प्रकृति संकट का मुख्य कारण क्या नहीं है? जल्दी बताओ। प्रकृति संकट का मुख्य कारण क्या नहीं है? जंगलों की कटाई, प्रदूषण, प्रकृति संसाधनों का दुरुपयोग या फिर वृक्षारोपण करना। तो जब हम वृक्षारोपण करेंगे तो प्रकृति संकट में क्यों जाएगी? तो ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह कारण नहीं हो सकता है। जबकि जंगलों की कटाई करेंगे तब एक कारण बन सकता है, प्रदूषण से भी या फिर प्रकृति संसाधनों का दुरुपयोग करेंगे तो ये तीनों हमारे कारण हो सकते हैं। बट हम जब वृक्षारोपण करेंगे तो प्रकृति बहुत साफ सुथरी होगी, पर्यावरण भी उससे अच्छा खासा रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक मतलब टाइटल क्या हो सकता है? तो आपको पता ही है कि टाइटल किस लिए दिया हुआ है। ये आपको टाइटल जो दिया क्वेश्चन इसमें मानव और प्रकृति का संबंध और संरक्षण से दिया हुआ है। ठीक है, प्रकृति का संबंध और मानव और प्रकृति के संबंध से ये टाइटल जो दिया हुआ है, जो पैराग्राफ है मानव और प्रकृति से संबंधित तो रख रहा है ये पैराग्राफ। ठीक है, तो उससे ही इसका संबंध हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप पैराग्राफ को बहुत आसानी भाषा में ही सॉल्व कर सकते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको, 4 से 5 क्वेश्चन भी इस पैराग्राफ में से आपको रिटन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके इस वीडियो में अभी तक 25 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुए हैं? सभी लोग अपना अपना कमेंट में स्कोर बताएं, आज का इस वीडियो में कितना स्कोर आपका रहा है। साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें और जो भी बच्चे चैनल पर नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। ठीक है, तो अपना अपना सभी लोग कमेंट में स्कोर बताएं, 25 में से कितना स्कोर रहा है और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता करके जरूर जाएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।